हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के एसएससी सीजीएल 2024 की 9 सितंबर की जो शिफ्ट 1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग इसमें करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला सवाल आपके सामने है कि इनमें से कौन सा यह निष्कर्ष निकालने के लिए सफिशियंट है कि दो त्रिभुज जो है वो कांग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम होने के लिए चार शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है, मतलब कोई भी चार शर्तों में से, चार कंडीशंस में से अगर एक होगी तो फिगर कांग्रुएंट होगा। या तो किसी भी त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं तो फिगर कांग्रुएंट हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि साइड एंगल साइड, इसका मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर है तो भी फिगर कांग्रुएंट हो सकता है। और तीसरा है कि एंगल साइड एंगल, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा आपस में बराबर है तो ऐसे दो त्रिभुज कांग्रुएंट होंगे। और चौथी कंडीशन होती है कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक अन्य साइड बराबर हो जाए तो फिगर कांग्रुएंट होगा। अब आइए ऑप्शंस देखते हैं। सवाल में पहला ऑप्शन है कि इनमें दो समान भुजाएं और समान परिमाप है। अब दो भुजाएं समान है, परिमाप भी समान है, इसका मतलब तीसरी भुजा अपने आप समान हो गई, यानी तीनों भुजाएं समान है तो फिगर कांग्रुएंट हो गया। पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो गया। लेकिन हम अन्य ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल और आधार समान है। मान लो ये दो फिगर आपके सामने मैं बनाता हूँ, देखिए ध्यान से। इन दोनों का एरिया समान है और आधार भी समान है। क्या इससे ये दोनों फिगर कांग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। कांग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल हूबहू सेम फिगर अगर हो तो वही कांग्रुएंट होते हैं, ऐसा नहीं है मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर हम रख दें तो वो एक दूसरे को ढक लें, दूसरा वाला नीचे वाला पूरी तरीके से दिखाई ना दे, तो तभी वो कांग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। दो त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण समान है। एक भुजा एक कोण समान होने से फिगर कांग्रुएंट नहीं होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, इनका आधार और ऊंचाई समान हो। यहाँ आधार ऊंचाई मान लो दोनों ही समान है, क्या फिगर कांग्रुएंट है? बिल्कुल नहीं। तो सर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। सवाल है, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 75 और 80 हैं 100 में से। यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 78 हैं, सॉरी, सभी छात्रों के औसत अंक, एक मिनट, हाँ, सभी छात्रों के औसत अंक 78 हैं। सवाल में कहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। यानी कि जो बॉयज हैं, बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज के एवरेज अंक कितने हैं? 75। और गर्ल्स के कितने हैं सर? 78 हैं। और सॉरी, ये 80 हैं, 80 हैं। और मुझे बताइए कि दोनों के कितने हैं? दोनों के 78 सभी छात्रों के। तो इन दोनों की संख्या का रेशियो निकाल देंगे 2:, कितना आ जाएगा? 3। और कोई ऑप्शन है? जी हाँ, पहला ही आंसर है, ये आंसर हो गया सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे जल्दी से। आइए, एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल जो है वो 16 है, तो तीसरी भुजा बताइए। समबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी किसी भी समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अब ध्यान से सुनो, दो भुजाओं का योग 16 है, यानी कि ये भी 8 है, ये भी 8 बराबर बराबर है, क्योंकि इनका सम क्या है? 16 है। तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी? मुझे लगता है कि 8 ही हो जाएगी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस सवाल के अंदर आपसे कहा है कि कुल केंद्र
किस वर्ष सभी केंद्रों के कुल में, सभी केंद्रों के कुल में, सभी केंद्रों के कुल में अनुपस्थित लोगों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है? तो 2018 में 17, 16 को ऑप्शन में ही नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखिए 17 में यहाँ पर अब्सेंट लोगों की संख्या कितनी है? 5। यहाँ पर अब्सेंट लोगों की संख्या कितनी है? 20। यहाँ पर कलर नहीं दिख रहा होगा तो हम दूसरा ले लेते हैं कलर, 1 मिनट। यहाँ पर अब्सेंट लोगों की संख्या कितनी है? आप बोलेंगे सर 5 है। तो टोटल अगर हम बात कर रहे हैं, हम अब्सेंट लोगों की संख्या की बात कर रहे हैं। सर 2017 में अब्सेंट लोगों की संख्या कितनी हो गई? आप बोलेंगे सर 30 हो गई। यहाँ पर 2018 में अब अब्सेंट लोगों की संख्या यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ पे कितने अब्सेंट हैं? 10। तो कितने लोग अब्सेंट हो गए टोटल? 34। 2019 में निकालेंगे, यहाँ 11 लोग अब्सेंट हैं, यहाँ पे कितने? 12 लोग अब्सेंट हैं, यहाँ पर कितने? 70 में से 62 गए 8 लोग, यानी कि 31 लोग अब्सेंट हैं। यहाँ पर अब्सेंट की संख्या कितनी है? 11। यहाँ पर अब्सेंट की संख्या कितनी है? 14। यहाँ पर कितनी? 5, यानी कि 14, 5, 19, 10, 29, 1, 30। तो कह रहे हैं दूसरी सबसे अधिक, सबसे अधिक तो ये है, दूसरी सबसे अधिक ये है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 2019 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। ओके, ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मान k का मान हो सकता है ताकि संख्या 6 से विभाजित हो? अब देखिए किसी भी नंबर्स को 6 से डिविजिबल होने के लिए ये बात तो तय है कि इसको 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताइए कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, यानी कि किसी भी संख्या का आखिरी एक डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6, 8, यही हो सकता है, बिल्कुल। अब देखिए कोई भी संख्या अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है? कोई भी संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगी, बिल्कुल। और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर किसी भी संख्या का जो सम ऑफ डिजिट है, यानी कि नंबरों के मतलब डिजिट्स, अंकों के योग का सम, अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी, बिल्कुल होगी। आइए देखते हैं, यहाँ पे 9, 7, 2, 9, 2, 1, 3, 4, 3, 7, तो 7 प्लस k, ये 9 से डिविजिबल हो तो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। इसका मतलब अब संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी, यानी 6 से डिविजिबल होगी। निकालना आप समझ पाए हैं? बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके सामने है, चलिए देखते हैं। सवाल है, यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी न किसी छात्र के द्वारा प्राप्त सभी उच्चतम अंकों को ही प्राप्त करता है तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंक क्या होंगे? बात समझिए, जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है ना, वो सब विषयों में क्या है कि सबसे ज़्यादा ही मार्क्स उसके आ जाएं, तो उसका कह रहे हैं कि परसेंटेज क्या होगा, वही आपको निकालना है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत आपको दे रखा है। जैसे मैथ्स में देखें तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम कोई व्यक्ति 100% अंक प्राप्त कर सकता है, यानी कि 150 में से 150 नंबर वो ला सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर देखें तो कितने नंबर ला सकता है? मैक्सिमम कितने? 80%, ओके। तो 13, 80, 104, 104 नंबर ला सकता है, 80% ला सकता है ना, 104। फिजिक्स में
90% से ज़्यादा अंक नहीं हो सकते, तो 90% मैक्सिमम है, तो 12 9 108 परसेंटेज निकालेंगे। भूगोल में मैक्सिमम अंक कितने आ सकते हैं? 95, और 100 में 95% का मतलब 95 ही है। और 60 में मैक्सिमम अंक कितने आ सकते हैं इतिहास में? तो 90%, तो ये 54 आ सकते हैं, 954। और यहाँ पर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 90, तो 4 नाम 36 आ सकते हैं मैक्सिमम। अब इनको सबको जोड़ देंगे, 8 4 12, 4 16, और 4 20, 2 22, 22 5 27। मेरे हिसाब से ये 27 आएगा, 2 बचेगा, 5 2 7, 9 7 16, 16 5 21, 3 24, 2 आएगा, और 2 3 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 547 नंबर कितने में से आए हैं? तो जरा पूर्णांक को जोड़ेंगे हम लोग, 100 200 300 400 500 और 600 टोटल बनेगा। आप करके देखेंगे तो 600 में से 547। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, बिल्कुल। अब यहाँ से करेंगे तो 6 नाम 54, 7 बचा, 6 कन 6, 1 बचा, 91 सही, 1/6%। क्या ये आपको एकदम क्लियर हो रहा है सवाल? ये अच्छा सवाल था इस पेपर का। नेक्स्ट देखो, इस सवाल को करना बहुत बेहद आसान है। कैसे? आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। क्या है वो बात? आइए डिस्कस कर लेते हैं। बात ये है भाई कि अगर a प्लस बी का सम मान लो कि 90 डिग्री हो, जैसे a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री हो, तो ये बात तय है, क्या तय है? कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है। ये बात आपको रट लेनी है। कैसे? क्योंकि b की जगह 90 माइनस से आएगा, और साइन स्क्वायर 90 माइनस से कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डेट इज 1। ये आपको पता है। और ये भी प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर 1 होता है। ये भी 1, ये भी 1। तो यहाँ से देखिए 30 और 60, मेरे को 90 नज़र आ रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 40 और 50, ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे। 45 और 45 90, तो प्लस का 1 आ जाएगा मुझे लगता है, और यहाँ पे ये माइनस का 1। आंसर ओवरऑल 0 ही आएगा। बात समाप्त हो गई। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? ये भी वैसा ही सवाल है, पहला अभी बताया कि अगर a प्लस बी का सम 90 हो रहा है 90, बिल्कुल, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी डेट इज 1। ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है, मार्क प्राइस दिया है 550 रुपये है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य आपको बताना है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? सर आप कहेंगे 2/5, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, इसलिए। अब देखो, अगर मार्क प्राइस मान लो कि 5 है, तो कह रहे हैं 40% की छूट पर। छूट किस पे निकालते हैं? मार्क प्राइस पे। 2 की छूट, इसका मतलब इसको बेचते कितने में होंगे? सर 3 में। अब ये एक्चुअल में दिया हुआ है 550, यानी कि 5 इतने बार जाएगा, है ना? सॉरी 11, यहाँ पे 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या है? 110 बार जाएगा, तो SP कितना हो जाएगा? 330। मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। कहने का मतलब 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। मतलब अगर CP 10 है तो SP कितना हो जाता है? 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू अगर ये है, तो मुझे बताइए कि CP कितना आ जाएगा? 300 रुपये।
क्या आपको समझ में आया है? बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बेहद आसान सवाल है। नेक्स्ट, यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मतलब पेपर में पास होने के लिए इतिहास में कम से कम 105 अंक चाहिए तो परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? इतिहास में क्या है कि यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। जो पासिंग परसेंटेज है इतिहास के अंदर वो आपसे कहा हुआ है कि इतिहास में आपको कम से कम 105 नंबर तो चाहिए। कितने में से? 175 इतिहास का पूर्णांक है, इतने चाहिए। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? आप पासिंग परसेंटेज निकाल लो। 25 सत्ते 175, 25 चक्कू 100, यहाँ से करेंगे 7 एकन्ना 7, 3 यानी 7 25 35। कितना आ जाएगा? 60%। मिनिमम आपको 60% अंक चाहिए हैं। तो ये भी पास नहीं, ये भी पास नहीं, केवल ये पास है। यही पास है ना भाई? बिल्कुल, क्योंकि इसके 60 से ज़्यादा है। तो केवल एक व्यक्ति जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। भरने वाली पाइप P भरने वाली पाइप Q से 21 गुना तेज है। जो पाइप P है ना वो पाइप Q से 21 गुना तेज है। इस तरीके से ये क्या है इसकी सर? ये इसकी इफिशियंसी है कि ये 21 गुना तेज है। बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भरता है, ठीक है ना, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी मेरे को बताओ। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम ही तो होता है। बिल्कुल होता है। Q 110 मिनट में भरता है तो 1 गुणे 110 ये टोटल कैपेसिटी हो गई। बिल्कुल। तो दोनों भरने वाली पाइप के खुले होने पर, आगे कह रहा है सवाल में देखिए, भरने में लगने वाला समय आपको ज्ञात करना है। अब दोनों मिल करके भरेंगे तो 21 से 22 इफिशियंसी से भरेंगे तो आंसर कितना आएगा सर? 5 मिनट आएगा। 5 मिनट इसका राइट आंसर, पहला ही ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए डिस्कशन करते हैं। सवाल में कहा है कि दो शंकुओं की त्रिज्याएं इस रेशियो में है और आयतन जो है वो 3:5 के में है। हाइट का रेशियो आपको बताना है। शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो वॉल्यूम किस रेशियो में है? आप कहेंगे सर 3:5 के रेशियो में। ये तो कांस्टेंट है तो इसका रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। रेडियस किस रेशियो में है? 2:5, तो ये 4/25 हो जाएगा। और हाइट कितनी हो जाएगी? h1/h2, ये 25 हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये 15:4 हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित को सरल करिए। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा? ये लिखा हुआ है x+5 का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है। अभी बताएंगे कैसे। x-5 इसका मतलब होता है और x+5, और ये क्या है? इंटू x-5 ये है। यहाँ से ये कटेगा और x+5 से x+5 आ जाएगा, x+5 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। x² + 5 दूना 10x और +25। ध्यान से आपको पता होना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं याद है तो मैं कहता हूँ कि आप याद कर लें। a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये फार्मूला यूज हुआ है। और a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, एक ये फार्मूला यूज हुआ है। और तीसरा जो है वो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² और +2ab, एक ये फार्मूला। तो आपको याद करना होगा
ठीक है ना। फार्मूले आपको, बेसिक फार्मूले हैं, ये आपको याद करने ही होंगे। अगला सवाल है कि आपको k का मान सॉल्व करके निकालना है। बेहद आसान सवाल है। 8 से सबसे पहले इसमें कौन सी थ्योरम यूज होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बॉडमस, आप सभी को पता होगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं यानी कि ब्रैकेट्स को, फिर हम लोग हाफ को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं डिवीजन को, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, गुणा को, फिर हम लोग एडिशन करते हैं, और फिर हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये 11 11 8 88 होता है, तो 11 के हो जाएगा माइनस 3 3 9 बटा में क्या हो जाएगा 6 6 36 माइनस 7 25 35 और प्लस के स्क्वायर डेट इज 1। अब मुझे ये बताइए कि 11 के माइनस का 9 अपान में 1 प्लस का के स्क्वायर बराबर 1। तो ये होगा 11 के माइनस का 9 बराबर 1 प्लस का के स्क्वायर माइनस 11 के और प्लस का 10 बराबर 0। अब देखिए जोड़ने पर 10 आना चाहिए, तो 10 एकन्ना 10 होता है ना। तो 10 और प्लस 1, तो इसको जोड़ लेंगे प्लस, तो 10 और 1 इसके क्या आएंगे, मान आ जाएंगे। सॉल्व करना नहीं पता तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। के स्क्वायर यहाँ साइन प्लस है तो जोड़ने पर क्या आए 11 आए, तो ये 10 सॉरी 1 मिनट 10 एकन्ना 10, 10 प्लस 1 इंटू के प्लस का 10 बराबर 0 आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आया है? बिल्कुल। तो के स्क्वायर माइनस का 10 के और माइनस का के प्लस का 10 बराबर हो गया 0। 10 है, यहाँ से के कॉमन ले लेंगे, के माइनस 10 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, के माइनस 10 बराबर हो जाएगा 0। तो के की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक 10 और के माइनस 1 से 1। खत्म हो गया सवाल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सॉरी, सवाल है माना कि ओ एक वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी एक ही त्रिज्या के त्रिज्या के एक ही तरफ समांतर जीवाएं हैं। ओपी ए बी पर लंब है और ओ क्यू सी डी पर लंब है। ए बी 10 है, सी डी 24 है, पी क्यू 7 है। तो वृत्त का व्यास आपको बताना है। देखो यहाँ पर कहीं पर बीच में सेंटर होगा, एक सर्कल सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। सर्कल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर सर्कल का सेंटर होगा। और सवाल में ये कहा है कि इसमें क्या है कि दो समानांतर जीवाएं हैं, दो समानांतर जीवाएं होंगी जिनको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। एक ये जीवा हम लोग मान लेते हैं और दूसरी जीवा हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि मान लो एक ये जीवा होगी। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से सर क्लियर है ये वाली बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से समझना, ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है और ए बी कह रहे हैं कि 10 है। इसका मतलब सॉरी ये क्या है, ए बी है, ए बी छोटी वाली है और सी डी बड़ी वाली है। और सी डी क्या है 24 है, सी डी क्या है 24 है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे मैं आपको करवाऊंगा जब सवाल तो समझ में आएगा। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, यही कहा है कि OP जो है वो AB पर लंब है और OQ जो है वो CD पर लंब है, ठीक है ना। वही मैंने करा। और सर AB जो है वो कितना है 10 है, AB कितना है 10 है, तो ये 5 हो गया। और CD कितना है 24 है, तो इसका मतलब ये 12 हो गया।
और आपको PQ दिया है 7। सवाल के अंदर आपसे पूछा है कि आप बता दें वृत्त का व्यास। मुझे ये बताइए कि ये सर्कल की रेडियस होगी और दोनों ही जगह बराबर होगी। सवाल में मुझे 5 और 12 नज़र आ रहा है। आपको पता होगा कि 5, 12, 13 एक क्या होता है, एक बहुत ही बेसिक ट्रिपलेट है 5, 12 और 13, जो आपको पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से 5 है, ये 12 है, ये 5 है, ठीक है ना। ये 12 है, ये 5 मान लो, तो ये 13। अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 5, 12, 13, ये भी 13 और 5, 12, 13 ट्रिपलेट बन गया, बिल्कुल बन गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये वृत्त का व्यास हो गया, क्योंकि रेडियस का दुगना ही क्या होता है, आपको पता है, व्यास होता है। ये सवाल आपसे पूछा है, कॉसेक थीटा की वैल्यू दी गई है, तो ये आपसे पूछा गया है कि इसका मान आपको निकालना है। तो आइए इसको भी देखते हैं क्या है। सेक स्क्वायर थीटा -1 की अगर हम बात करें तो ये आप सभी को पता है कि ये होता है सर tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, आपके सामने लिखा ही हुआ है। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब 25/9। ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र की दूरी 37 है। यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा यम और क्यू पर स्पर्श करती है तो रेखाखंड MQ की लंबाई आपको बतानी है। मतलब आपको निकालना है DCT। तो DCT का फार्मूला क्या होता है, √ में D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है। D जहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, सेंटर के बीच की दूरी है, और ये कितनी है 37 स्क्वायर। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करेंगे, दैट इज 12। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट होता है, और यहाँ से आंसर आएगा 35 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपके सवाल का आंसर है। अगर यहीं से आपसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछता, TCT पूछता, तिर्यक अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई पूछता, तो √ में D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए अगला सवाल है 800 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में A और B एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना चालू करते हैं। वे अगली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। तो टाइम आपको निकालना है, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपान में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 840 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी है, एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, यानी कि 6, और ये आ जाएगा 140 सेकंड। क्या ये सवाल का आंसर हो गया, बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल। RP को 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों के साथ सवाल में कहा है, 1 मिनट, RP को 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों के साथ 100 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए कुल सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। सिक्के 5 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं और 1 रुपए के हैं, और टोटल जो कॉइन्स हैं
वो दिए गए हैं सर कितने, 40, और टोटल जो रुपए हैं वो 100 रुपए हैं। मान लो ये कॉइन्स एक्स हैं 5 रुपए वाले, ये वाई है, ये जेड है। इसका मतलब 5x प्लस 2y और प्लस जेड, ठीक है ना। इसकी वैल्यू टोटल 100 है, बिल्कुल है 100, क्योंकि टोटल रुपए 100 ही हैं। और कॉइन्स की संख्या अगर हम देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान कितना है, आप बोलेंगे सर 40 है, ठीक है ना, 40 है। तो मुझे ये बताएंगे कि यहाँ से अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लूँ, हालांकि 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करना एक चैलेंजिंग टास्क है। मतलब इसका वैसे तो सॉल्यूशन नहीं है, डेटा इनएडिक्वेट है, मतलब अपर्याप्त है, लेकिन फिर भी एसएससी ने सवाल पूछा है तो हम इसे सॉल्व जरूर करेंगे और कोई ना कोई तरीका होगा। तो 4x और प्लस y यहाँ से निकलेगा क्या, ये आपका 60 है। अब सवाल में कहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको निकालनी, वो x है। ऑप्शन से जाएंगे, अगर हम 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को 16 मान लें तो 16 चक्कू ये 64 हो जाता है, और इसमें कुछ जोड़ेंगे तो बढ़ेगा ना, 60 से कम तो होगा नहीं, तो 16 ऑप्शन में नहीं हो सकता। अगर यहाँ 17 रख दें, 17 चक्कू 68 नहीं होगा। 18 रखेंगे, 18 चक्कू 72 नहीं होगा। 13 रखेंगे तो 13 चक्कू 52, हाँ अगर इसमें कुछ जोड़ें तो वो 60 तक पहुँच सकता है, कोई डाउट नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही इसका ऑप्शन बनेगा। एक तरीका ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 4x बराबर 60 माइनस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 15 माइनस वाई बाई 4, यानी कि 5 रुपए की जो भी संख्या आएगी वो 15 से कहीं ना कहीं कम होगी, और ऐसा ऑप्शन केवल एक है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। तो आप समझ गए होंगे, ये भी एक अच्छा सवाल है इस सेट का, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में y% ने मतदान ही नहीं किया, 10% अवैध घोषित हो गए। वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में किसी एक के पक्ष में डाला गया था। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का इतना मिला है वो इतने से विजयी हुआ है, ठीक है ना। और योग्य व्यक्तियों की संख्या जो मतदाता हैं वो 16,000 है। वाई का मान आपको बताना है। ध्यान से देखिए, टोटल जो मतदाता हैं उनकी संख्या 16,000 है, यही तो है। y% ने मतदान नहीं किया, y% का मतलब हुआ y बाई 100, तो 100 में से कितने ने मतदान नहीं किया, तो y ने करा, कितनों ने, इतने ने किया। इसके बाद 10% अवैध, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो इसलिए 9/10 ने मतदान मतलब वैलिड वोट हुए, ठीक है ना। अब देखिए, जीतने वाले को, जिस उम्मीदवार को वैध मतों का इतना मिला, यानी कि 59 यहाँ पे लिखते हैं 59.375%, ये जीतने वालों को। तो हारने वालों को 100 में से घटाएंगे, यानी कि कितना आएगा, 40.625%, इतना आएगा। घटाइए, देखिए 40 और 59 कितना हो गया, 99, और ये जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा 100, ठीक है ना। ये विनर को, ये लूजर को। तो इसका मतलब जीता कितने से है, अगर आप निकालेंगे तो 7 में से 5 2 जाएगा 5, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ पे 18 बचेगा। 18.75% से ये चुनाव को जीत गया, ठीक है ना। तो ये 18.75% से चुनाव को जीत गया, और एक्चुअल में कितने से जीता है, वो है 2484 मतों से जीता है, ठीक है ना, 2484 मतों से। कंफर्म है यहाँ तक की बात। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे आइए ध्यान से देखो, बहुत इजी कैलकुलेशन है। ये तो इतना ही रहा, 100 माइनस वाई,
एक स्टेप में सवाल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान सवाल है क्योंकि फ्रैक्शन अच्छी बन गई। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/16 का मान कितना होता है परसेंटेज में। 6 सही 1/4% होता है ऐसा। तो 3/16 ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। 3/16 का मान होगा 18.75%। क्या यहाँ तक की बात आपको एकदम क्लियर है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे ये कितना हुआ सर? 3/16 हो गया बराबर ये 2484। एम आई राइट? बिल्कुल। अब यहाँ से देखो 1000 और नीचे भी 16,000 है तो बात हो गई कैंसिल। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24। यहाँ से काटेंगे 9 9 81, 9 दूना 18 और 100 माइनस वाई बराबर कितना आया? 92। इसका मतलब y का मान कितना हो गया? 8। क्या सवाल आपको समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया सर। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सॉरी। मोहन, सवाल है मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वो उधार ली गई मूल धनराशि से के भुगतान से इतने रुपए जो है वो चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सारी बकाया धनराशि को भुगतान करता है जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भी भुगतान करता है तो वो दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करेगा? आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मोहन ने जो उधार लिया वाला पैसा है वो कितना है? 4,22,092 है। इतना ही तो है? बिल्कुल है। और मूल धनराशि के भुगतान के लिए पहले वर्ष के अंत में वो कितना चुका देगा सर? 21,679 चुका देगा। अब जरा इसका डिफरेंस निकालते हैं। इतना चुका दिया उसने, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे कितना बचा? 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे 1 है ना, 0 0 4। अब मुझे ये बताइए दूसरे वर्ष क्या होगा? दूसरे वर्ष देखो ये जो 4,22,092 था ना, पहले वर्ष इस पर 20% ब्याज लगा होगा और अगले वर्ष ये जो बची हुई धनराशि है ना, पहले वर्ष तो इतनी चुका दी तो दूसरे वर्ष किस पे ब्याज लगा होगा सर? 4 इतने पे 313, इस पे 20% ब्याज लगा होगा। इतना लास्ट में और चुकाएगा इसके अलावा, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिए, यहाँ 20% तो कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल इसको जोड़ लेंगे तो 2 3 आ जाएगा 5, 2 और 3 हो गया 5, 9 1 हो गया 10 और इसके बाद 3 और 0, 3 1 हो गया 4, ओके 2 2 और 8। समझ में आ रहा है? 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5। काटेंगे 5 एकन्ना 5, 3 5 छक्का 30, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40 और 5 एकन्ना 5। अब देखो इतना पैसा और चुकाना होगा। कितना? इतना और, ठीक है ना? इतना बचा था ये चुकाना होगा और इतना जो ब्याज के रूप में बना है तो 16 4 और 481 ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा ये कैलकुलेटिव सवाल है नो डाउट। 8 1 हुआ 9, 4 3 7, 4 6 56, 794। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कहीं पे कैलकुलेशंस में कोई ना कोई एरर छूट गई है ना, कोई ना कोई गलती हो गई। फिलहाल आंसर जो आएगा वो नो डाउट यही आएगा। ओके चलिए देखते हैं। 4,22,092 पहले वर्ष के रूप मतलब लास्ट में इतना चुका देता है। 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे 8, 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पे 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 413।
और 413 का मतलब है यहाँ पे 413, ठीक है। और 4 और इसमें जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा एरर हो गई, मैं एक बार फिर से इस सवाल को क्लियर कर देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बेहद छोटी सी एरर है, कैलकुलेशन एरर जिसको हम लोग कहते हैं। अभी सॉर्ट आउट हो जाएगी, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ जी, तो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं इसको। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 22 0 92, क्लियर है। और यहाँ पे 4 0 0 और 413, कंफर्म है बिल्कुल। 2 3 5 आ गया, 9 1 10 आ गया, 4 1 5 आ गया, और 2 आ गया, 2 आ गया, और 8 आ गया। 20% माने 1/5 है ना। तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकन 5, 3 5 का 30, 5 अक्कू 20, 5 25, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 4 5 0 1। तो ये 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 56 56 49 14। ये आपके सवाल का क्लियर आंसर होगा। मैं एक बार समझा देता हूँ दोबारा से। तो इतनी धनराशि उधार लेता है, इतनी चुका देता है, बचती है इतनी। पहले वर्ष इस पर ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष इतनी पे ब्याज लगेगा। इसका मतलब इतना तो इंटरेस्ट के रूप में ही चुकाएगा। और ध्यान रखना, जो बची हुई धनराशि थी वो इतनी, इनको जोड़ देंगे, आंसर ये आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। सवाल है यहाँ से, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है, यही आएगा, क्योंकि मैं ये लिख देता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपान में कितना आ जाएगा, x प्लस 3। तो आंसर क्या आएगा सर, x माइनस 3। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल। राजेश ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का आर्डर दिया है, ठीक है ना। कुछ किताबें छापने का आर्डर लिया, इसमें उसने 17/27 आर्डर 34 दिनों में पूरा किया। तो पूरे प्रिंटिंग प्रेस का आर्डर कितने दिनों में, 17/27 ऑर्डर जो है वो कितने दिनों में, 34 डेज में पूरा कर लिया। तो पूरा ऑर्डर कितना था, 1 यूनिट था। तो 1 यूनिट कितने दिनों में करेगा, यहाँ से 17 दूनी 34, यानी कि 54 दिनों में, 27 दूना 54 दिनों में। ये आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है। एक किराने का दुकानदार चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम का गलत वजन तौलता है। लाभ परसेंटेज आपको बताना है। सीपी और एसपी ध्यान से देखेंगे ऐसे सवाल को करने के लिए, यानी कि उसका लागत मात्र और मात्र 870 ग्राम का ही आता है, लेकिन वो 1000 ग्राम के हिसाब से उसे बेच देता है। रेशियो से सवाल करेंगे, बहुत इजी सवाल हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 13 का प्रॉफिट, किस पे, 87 पे, और गुणे 100। तो कोई चारा नहीं है, अब आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो 87 से हम लोग क्या करेंगे, 1300 को भाग करेंगे, बहुत ईजी है। 87 इकन्ना 1 आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे 12 में से 8 गए 4, जीरो लगा लेंगे। कितने बार जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। 4 सत्ते 28, चारों अट्ठे 32, 2 34, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे कितना बचा, 12 है ना। 12 में से 4 गए 8, हाँ तो इतने ही बार जाएगा, 14.94। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं।
किस छात्र ने सभी विषयों में मिलाकर के 79% अंक प्राप्त किए हैं? 79। तो क्या है कि 100 का पूर्णांक है, सम में 79%, 100, 200, 300, 400, 500, 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 का 79% अपन लोग निकाल लेंगे। कितना आएगा आंसर? 5 9 45, 5 7 35 और 4 39। 395 नंबर किस छात्र ने सभी विषयों को मिलाकर प्राप्त किए हैं? जरा जोड़िए। 6 8 6 14, 14 6 20 1 21, 21 8 29, 29 और 9 38, 38 और 5 5 10 यानी कि 39। 395 इसी ने प्राप्त किए हैं। तो तरुण इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, तो थैंक यू।